ओके, सो 1793 में कंपनी का चार्टर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, अनदर 20 इयर्स के लिए जो एक्सटेंड किया गया था। सो 20 साल बाद 1813 फिर से बारी आई कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब इस टाइम पे 1813 के आसपास अर्ली 1800s में इंग्लैंड में कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे। मतलब कुछ पार्लियामेंट के ऊपर कुछ कहीं कहीं से प्रेशर आ रहा था। सो पहला ग्रुप जो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा था वो था अदर बिजनेसमैन, अदर ट्रेडर्स, जिनको मोनोपोली नहीं मिली थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट नहीं थे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को बार बार चार्टर रिन्यू करके दे दिया जा रहा था कि ठीक है, 20 साल के लिए आपकी मोनोपोली है, आप ट्रेड करोगे, बाकी इंग्लिश ट्रेडर्स कहीं और ट्रेड करेंगे, इंडिया की तरफ नहीं रुख करेंगे, दे विल नॉट गो टुवर्ड्स इंडिया। बट बाकी लोगों को लगा था कि नहीं यार, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे इतने पैसा कमा रहे हैं, इतना रिच हो जा रहे हैं, एंड वी आर लूजिंग आउट, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सो वो पार्लियामेंट के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे दूसरे ट्रेडर्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करो, ताकि बाकी ट्रेडर्स, इंग्लैंड के बाकी ट्रेडर्स भी जाके इंडिया के साथ ट्रेड कर पाए। और दूसरा प्रेशर आ रहा था फ्रॉम द एंग्लिसिस्ट्स, या फ्रॉम आप कह सकते हैं फ्रॉम द चर्च, फ्रॉम द जो आपके प्रोसेलिटाइजर्स या जो मिशनरीज होते हैं, मिशनरीज, जिनका काम होता है प्रोसेलाइटाइज करना। आई डोंट नो स्पेलिंग सही है कि नहीं। प्रोसेलाइटाइज मतलब होता है रिलीजियस कन्वर्शन। सो मिशनरीज जो मिशनरी एक्टिविटीज के लिए इंडिया आना चाहते थे, इनको अलाउ नहीं किया था अब तक। अब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मिशनरीज के लिए बहुत मुश्किल किया था कि इंडिया में घुसना। इंडिया में घुसने के लिए उन्हें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता था। उनके लिए इंडिया में घुसना मुश्किल था, क्योंकि अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा लगता था कि हमें इंडिया के लोगों के धर्म, रिलीजियन या कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना वहाँ के लोग गुस्सा हो जाएंगे और रिवोल्ट करेंगे, और और रिवोल्ट में हमारा ये जो इंडिया का साम्राज्य है वो जा सकता है। तो हमें वहाँ के लोगों को जितना हो सके शांत रखने के लिए मिशनरीज को दूर रखना पड़ेगा। लेकिन 1813 तक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब पार्लियामेंट ने उन्हें अलाउ कर दिया इंडिया में आने के लिए। ओके, सो दूसरे ट्रेडर्स जो मोनोपोली खत्म करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, और मिशनरीज जो इंडिया में आना चाहते थे, इनका प्रेशर बहुत बढ़ गया था। और उसीलिए 1813 का जो चार्टर था, इसमें बोला गया कि ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी, तुमने अभी तक बहुत मोनोपोली का फायदा उठा लिया, अब आपकी ट्रेड मोनोपोली खत्म की जा रही है इन इंडिया। आप इंडिया में आपकी मोनोपोली खत्म की जा रही है, बट आपका जो अ, चाइना के साथ मोनोपोली जो आपको दी गई है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, चाइना के साथ अभी भी आपकी मोनोपोली है। कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी विथ ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी। माने आप इंडिया में, आपकी मोनोपोली खत्म, इंडिया में दूसरी ब्रिटिश कंपनी जाके ट्रेड कर पाएंगी। चाइना में आपकी मोनोपोली अभी भी चलेगी, आप ही ट्रेड करेंगे एकमात्र। लेकिन चाय का जहां तक सवाल है, चाय के ट्रेड में भी आपकी मोनोपोली चलेगी, वो इंडिया में हो या चाइना में हो या अमेरिका में हो, कहीं भी हो, चाय का ट्रेड के लिए मोनोपोली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया में आने के लिए, और इसके बाद कन्वर्शन एक्टिविटीज में बहुत बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। और वन ऑफ द रीजंस ऑफ 1857 रिवोल्ट था ये, कि पीपल वेयर नॉट हैप्पी विद द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, और नॉट जस्ट 1857, इसके आसपास जो आपका बिरसा मुंडा नहीं, इसके पहले जो हुआ था वो संथाल रिवोल्ट हुआ था इसके आसपास 1857 के आसपास, 1856 आई थिंक इट वाज। एंड उसके बाद फिर 1900s के आसपास जो मुंडा रेबिलियन हुआ था, इन दोनों में भी ये क्रिश्चियन मिशनरीज की कन्वर्शन एक्टिविटीज के खिलाफ एक सेंटिमेंट था। ठीक है। सो फाइन, संथाल एंड मुंडा। संथाल रिवॉल्यूशन का क्या बोलते हैं? संथाल हुल। मुंडा को क्या बोलते हैं? मुंडा उल गुलान। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। इट असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। पहले ही ये बता दिया था, पिछले चार्टर एक्ट में भी ये बात कह दी गई थी कि जो
कंपनी जो टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहा है वो टेरिटरीज कंपनी की नहीं है, वो टेरिटरीज ब्रिटेन की हैं। ठीक है, उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा है 1813 का चार्टर एक्ट। दोबारा इस बात को असर्ट किया जा रहा है कि जो कंपनी की टेरिटरीज इंडिया में है वो एक्चुअली उसके ऊपर सॉवरेनिटी किसकी है, ब्रिटिश क्राउन की है। ब्रिटेन का जो राजा या रानी होगा उनकी जमीन है इंडिया में। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो अभी तक जैसा मैं बता रहा था कि अभी तक मोर और लेस इंडिया पे ओरिएंटलिस्ट लोगों का होल्ड था। ओरिएंटलिस्ट लोगों का होल्ड था। इसके पहले तक ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो बोलते थे कि इंडिया में इंडियन कल्चर को ही बढ़ावा दिया जाए। इंडिया में जो एजुकेशन है वो यहाँ का ट्रेडिशनल एजुकेशन, संस्कृत या हिंदुओं को संस्कृत में, मुसलमानों को पर्शियन में ही पढ़ाया जाए, उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी को पढ़ाया जाए और उनके लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। ये ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि उनके कल्चर, उनके रिलीजन को रेस्पेक्ट दिया जाए। वहीं पे इनके खिलाफ एक दूसरा ग्रुप था जिसको कहते हैं एंग्लिसिस्ट्स। ये एंग्लिसिस्ट जो थे इनका मानना था कि नहीं, हमें जहां भी हम रूल करने जाते हैं हमारा एक रोल है, हमारा ड्यूटी है कि हम उनको सिविलाइज करें, जिसको कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। इन्होंने खुद अपने आप डिसाइड कर लिया था कि भाई हमारे ऊपर ये बोझ है, हमारे ऊपर बर्डन है कि पूरी दुनिया को हमें सिविलाइज करना है। पूरी दुनिया अनसिविलाइज, असभ्य लोगों से भरी हुई है। सारे अफ्रीका में, एशिया में अनसिविलाइज जंगली लोग रहते हैं और एज अ वाइट मैन फ्रॉम इंग्लैंड हमारी ड्यूटी है कि हम जाके उनको सिविलाइज करें। ये हमारे ऊपर बोझ है बट इस बोझ को हम बखूबी ढोएंगे। ये इन्होंने खुद से अपने ऊपर डिसाइड कर लिया था। तो ये डिसाइड करके इनका ये कहना था कि हम जहां भी जाते हैं अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में या इंडिया में, हमें वहां पे सुपीरियर, हमारा इंग्लिश सुपीरियर कल्चर वहां पे हमें थोपना है, उनको सिविलाइज करना है। उन्हें हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है। वहां पे हमें यूरोपियन साइंसेज, यूरोपियन ह्यूमैनिटीज, यूरोपियन एंगल से जो हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी गई है, रोमन हिस्ट्री, ग्रीक हिस्ट्री, ये सब हमें पढ़ानी है। ये ग्रुप आस्ते आस्ते इंग्लैंड में ज्यादा पावरफुल हो रहा था, वो हमें दिख रहा है अब। क्योंकि अब आस्ते आस्ते देखिए क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किया गया। पहला चेंज ये किया गया कि मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। ये मिशनरीज इंडिया में आएंगे और यहाँ के लोगों को कहेंगे कि आपका जो रिलीजन है, जहाँ पे आप मूर्ति की पूजा करते हो, ये इन्फीरियर है। आप मूर्ति पूजा छोड़ो, ट्राइबल प्रैक्टिसेस छोड़ो और क्रिश्चियन बन जाओ। ठीक है। और फिर देखिए ये चेंज जहाँ पे कहा जा रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में बढ़ानी है। हमें हमें इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में को यूज करते हुए हमें यूरोपियन साइंसेज, यूरोपियन ह्यूमैनिटीज इंडिया में पढ़ानी है। यहाँ का संस्कृत और पर्शियन को गोली मारो। सो दीज थिंग्स आर शोइंग दैट देयर इज अ चेंज कि अब कौन ज्यादा पावर में है इंग्लैंड में। एंग्लिसिस्ट ग्रुप इज मोर पावरफुल नाउ। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप पावर आस्ते आस्ते खो रहा है। ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट देखिए, फिर से 20 साल, 1813 से और 20 साल बीत चुके हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दिस इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमने बताया था कि 1773 से एक ट्रेंड शुरू हुआ था सेंट्रलाइजेशन की ओर। 1773 में तीन प्रोविंसेस थे। देयर वाज दिस बंगाल प्रेसिडेंसी, देयर वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मैड्रास प्रेसिडेंसी। मेन तीन प्रोविंसेस थे। तीनों लगभग बराबर थे उस टाइम। तीनों में एक गवर्नर हुआ करता था और एक कमांडर इन चीफ था। ठीक है। अ, तीनों में गवर्नर, कमांडर इन चीफ, गवर्नर, कमांडर इन चीफ। ठीक है। फिर क्या किया गया, 1773 में बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बुलाया जाएगा। फिर आस्ते आस्ते बोल दिया गया कि ठीक है, अब ये बाकी दोनों जो गवर्नर है वो उसको रिपोर्ट करेंगे बंगाल वाले को। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। फिर अब गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसको बोला गया कि इसके पास चार लोगों की का एक काउंसिल भी होगा। फिर ये भी कर दिया गया कि ये जो गवर्नर जनरल है ये चार लोगों के काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। ये इन चार लोगों के डिसीजन को अकेले वेटो कर सकता है, वीटो कर सकता है, इसका डिसीजन मान्य होगा। सो आस्ते आस्ते इसकी पावर बढ़ाई जा रही है। ठीक है। हमने जस्ट इसके पहले वाले चार्टर एक्ट में देखा कि बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। अब इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए टोटल सेंट्रलाइजेशन किया गया 1833 में। 1833 में टोटली बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी जो प्रोविंसेस थे वो टोटली उसके कंट्रोल में आ गए। कैसे? 1833 चार्टर एक्ट इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया।
इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो पहले गवर्नर था, फिर वो गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जितनी ब्रिटिश टेरिटरीज है सबका गवर्नर जनरल बंगाल में बैठा हुआ है। एंड ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स वेर वेस्टेड इन हिम। जितने सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स हैं, रेवेन्यू के पावर्स हैं या लड़ाई करने के पावर्स हैं, कमांडर इन चीफ के जो पावर्स थे, ट्रीटी करने के जो पावर्स हैं, पीस करने के जो पावर्स हैं, सारे के सारे पावर्स अब गवर्नर जनरल के पास हैं। इट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख पा रहे हैं। इसके पहले हम क्या देखते थे? इसके पहले हम देखते थे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, गवर्नमेंट ऑफ मैड्रास प्रेसिडेंसी, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीनों लगभग अपने आप में गवर्नमेंट थे। बट अब एक सिंगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उभर के सामने आ रही है, जो पूरे गवर्नमेंट के ऊपर एक सिंगल, पूरे इंडिया के ब्रिटिश टेरिटरीज के ऊपर, इंडिया में जितने ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उनके ऊपर एक सिंगल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस पावर को रखने वाले, इस तरह के पावरफुल पोस्ट पे बैठने वाले पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। दिस एक्ट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके पहले जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मैड्रास, ये भी कुछ बॉम्बे या मैड्रास के लिए जो लॉ बनाते थे, अब वो पावर उनसे छीन लिया गया। ये सारा लॉ बनाने का पावर, लेजिस्लेटिव पावर, अब दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। पूरा जो ब्रिटिश इंडिया था, ऑल द ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज, उनके उनके लिए लॉ बनाने वाला काम एक्सक्लूसिवली एकमात्र गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बंगाल में बैठते थे कलकत्ता में, उनको दे दिया गया, जो कि विलियम बेंटिंग थे। It ended the activities of East India Company as a commercial body which became purely an administrative body. इसके पहले तक हमने क्या देखा था? 1813 में हमने क्या देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बोला गया कि ठीक है, अभी तक आपकी इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली थी, चाइना में ट्रेड करने की मोनोपोली थी। इंडिया की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। अब इंडिया में दूसरी कंपनीज भी आके ट्रेड कर पाएंगी, सिर्फ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट चाय का व्यापार और एक्सेप्ट टी। और चाइना में आपकी मोनोपोली चलती रहेगी, ठीक है, वो साइड में रखते हैं। अब 1833 में क्या किया गया कि आपका जो चाय का व्यापार के लिए मोनोपोली इंडिया में थी वो भी खत्म। इनफैक्ट अब आप इंडिया में व्यापार करोगे ही नहीं, नो मोर ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट गोइंग टू ट्रेड एनी मोर इन इंडिया, बिकॉज नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी। अब 1833 में पहुंचते पहुंचते ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, इट्स अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नाउ, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और ट्रेड बाकी इंग्लैंड की जो दूसरी कंपनीज जिनको अलाउ किया गया 1813 में, वो कंपनीज इंडिया के साथ ट्रेड करेंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब आप प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुके हो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। इंडिया में आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे। सो trade activities of East India Company were ended, and trade activities as commercial body ended. It became a purely administrative body. It provided that the company's territory in India were held in trust for majesty. और इस बात को दोबारा दोहराया गया कि कंपनी ने जो लैंड्स ऑक्यूपाई करके इंडिया में रखे हैं, ये लैंड्स किसके हैं? ये लैंड्स हिज मैजेस्टी, जो राजा है या रानी है, और उनके जो वंशज हैं, उनके जो सक्सेसर्स हैं, जो उनके बाद आएंगे, ये राजा और उनके बच्चों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये टेरिटरीज एज एन अमानत, इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, इंग्लैंड के राजा रानी उनके बच्चों की अमानत है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इंडिया में संभाल रही है। ठीक है, ये सारी जो लैंड है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। इट अटेम्प्टेड, कोशिश की थी 1833 में, कोशिश की गई कि इंडिया में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाए, जहां पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो लोग कहीं भी के भी हो सकते हैं, दे कैन बी इंडियंस ऑल्सो, सिविल सर्वेंट्स कुड बी इंडियंस ऑल्सो, एंड दे वुड नॉट बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस और एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। कंपनी में किसी भी लेवल तक का कोई भी हाई लेवल का जॉब, एवरी ऑल काइंड ऑफ सिविल सर्विस जॉब was open
वॉज टू बी ओपन टू इंडियंस, उसको इंडियंस के लिए खोलने की कोशिश की गई। चार्टर एक्ट ने बोला कि ओपन कंपटीशन होगा, जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी एग्जाम पास करेंगे, वो एज सिविल सर्वेंट यहाँ पे सर्व करेंगे अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। कितना भी ऊंचा पोस्ट हो, इंडियंस भी कर पाएंगे ऐसा। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने इसको वीटो कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये बंदे काफी इसका फायदा उठाते थे। मतलब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कमा रही थी और इसके एम्प्लॉयज इतना पैसा कमा रहे थे। मैंने आपको पहले बताया कि जब वापस इंग्लैंड जाते थे तो उनके पास इतने पैसे होते थे, यहाँ के एम्प्लॉयज जब रिटायर होके जाते थे इतने पैसे लेके जाते थे कि इनको इंग्लैंड में लोग बोलते थे नवाब। नवाब एक बिगड़ा हुआ फॉर्म है नवाब का। सो दिस गाइज वेर लाइक नवाब्स, नवाब्स इतना पैसे कमा लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज। सो बहुत सारे बंदे थे, वो चाहते थे कि उनका यार इंडिया में पोस्टिंग हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में पोस्टिंग हो जाए, तो वो घूस कर खा के या जो भी जैसे भी करके सैलरी वैलरी सब मिला हुआ काफी पैसे कमा लेंगे। तो सब लोग यहाँ आना चाहते थे, तो उसके लिए सोर्स लगाते थे लोग कि हमको इंडिया में थोड़ा एक नौकरी दिला दीजिए, इंडिया में ट्रांसफर करा दीजिए, पोस्ट करा दीजिए। और ये सोर्स किसको लगाते थे वो लोग? डायरेक्टर्स को, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स जो बैठते थे एक बोर्ड रूम में और मीटिंग करते थे, इन डायरेक्टर्स के पास लोग सोर्स लगाते थे कि भाई हमको इंडिया भेज दो। तो यहाँ पे ये लोग बोलते थे ठीक है तुमको भेज देंगे, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे भाई बेटे चचेरे भतीजे जो भी वट अपने रिश्तेदारों को वो लोग सोर्स लगा के यहाँ भेज देते थे। या फिर बोलते थे कि ठीक है हम तुमको इंडिया में भेज देंगे, जो तुम कमाओगे उसका कुछ परसेंट हमारे हमको ट्रांसफर कर देना। सो ये जो पावर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, कि जो ये सोर्स लगा के लोगों को भेजते थे इंडिया में, उसके बदले इनका भी फायदा होता था। या तो वो इसके बदले पैसे लेते थे, या फिर अपने खुद के फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को इंडिया में भेज के अमीर बना देते थे। ये पावर वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उसीलिए इन्होंने अपोज किया कि 1833 एक्ट जो कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर रही है वो नहीं चलेगा, चोलबे ना। और फिर ये कंपटीशन लागू नहीं हो पाया, और ये सेक्शन जो है चार्टर एक्ट का वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है। Number 5, the act also provided for the establishment of a college at Fort William, कैलकाटा। कैलकाटा अगर कभी आप आए तो कैलकाटा में देखिए एक जगह जिसका नाम है रेड रोड। 26 जनवरी को भारत में दो जगह पर बहुत बड़ी परेड होती है, बिग परेड, काफी बड़ी परेड दो जगह पर होती है। एक ऑब्वियसली आपका दिल्ली में जनपथ मार्ग, दिल्ली में, और कलकत्ता में भी एक काफी बड़ी परेड होती है रेड रोड के ऊपर। रेड रोड एक बड़ी सीधी सी चौड़ी सी सड़क है जहाँ पे परेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आर्मी का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम ब्रिटिश लोगों ने पहले बनाया था। ये फोर्ट विलियम ही उनका पहला सेंटर था। इसके इसको केंद्र में रख के ही आसपास जो वहां से ब्रिटिश आते थे या एंग्लो इंडियंस जो बसना शुरू हुए, जिन्होंने कलकत्ता शहर बसाया शुरू में, वो फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द ही इनका शहर था पहले। बाद में कलकत्ता अब इतना बड़ा शहर हो गया है, फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द ही बसना शुरू हुआ था। तो फोर्ट विलियम एक किला जैसा है बहुत बड़ा, अभी भी एक बहुत बड़ा मिलिट्री का एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं मिलिट्री की, बहुत सारे हथियार असले बारूद, बहुत सारे सैनिक रहते हैं। तो ये फोर्ट विलियम बनाया गया था, ब्रिटिश ने बनाया था। ये 1833 एक्ट ने इसके लिए इसको 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 इसका प्लान बनाया था, इसको अलाउ किया था 1833 एक्ट ने। फोर्ट विलियम किस लिए बनाया गया था? द ओरिजिनल पर्पज ऑफ फोर्ट विलियम वाज एडुकेशन ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। जो सिविल सर्वेंट्स वहां पे परीक्षा देके या सोर्स लगा के जैसे भी अपॉइंट होके इंडिया में आते थे, यंग बंदे आते थे, इन यंग बंदों को इंडिया में आके एडमिनिस्ट्रेशन करना था। ये अभी भी सिस्टम होता है। अगर मान लीजिए आप यू बिलोंग टू से उत्तर प्रदेश, और आपके जो रैंक आते हैं उसके हिसाब से आपको तमिलनाडु कार्डर मिला, या आपने तमिलनाडु कार्डर ही प्रेफर किया था, आपको तमिलनाडु कार्डर मिल गया। सो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एज अ पुलिस एसपी, अगर आप तमिलनाडु में पोस्टिंग होगी, आपको तमिल कल्चर, तमिल भाषा, वहाँ के त्योहार, वहाँ के चाल, वहाँ वहाँ के रहन सहन, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। वहाँ के मुहावरे, लुकोक्तियाँ, लोग किस तरह का मजाक करते हैं, क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब कुछ आपको समझना जानना पड़ेगा, तभी आप तमिलनाडु में जाकर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सिमिलरली अगर कोई तमिलनाडु का बंदा है, उसको बिहार में पोस्टिंग होती है, तो उसको भी ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक ट्रेनिंग होती है। आप जब आप आईएएस बनते हो तो पहले आप जाते हो
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे आप कुछ महीने ट्रेनिंग करते हो, फिर उसके बाद आप भारत दर्शन के लिए निकल जाते हो, वापस आप आते हो। ये मल्टीपल टाइम्स आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो। और उसके बाद ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जब आपको जिस स्टेट का कार्डर मिला है वहां भेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको वेस्ट बंगाल अगर मिल गया, तो वेस्ट बंगाल में आपको भेज दिया जाएगा। 5-6 महीने के लिए आप वेस्ट बंगाल में रहोगे। यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको वेस्ट बंगाल कल्चर, यहाँ की बंगाली लैंग्वेज, यहाँ का क्विजीन, कल्चर, फूड, ड्रेसेस, हिस्ट्री, सब कुछ आपको समझाया पढ़ाया जाएगा। आपका टेस्ट भी होगा जो आपको पास करना पड़ेगा। आपको बंगाली लैंग्वेज की टेस्ट पास करनी पड़ेगी, सब पास करना पड़ेगा। और ये 5-6 महीने आप यहाँ पे रहोगे। उसके बाद फिर आपको वेस्ट बंगाल में एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम या बीडीओ, आप कुछ महीने काम भी करोगे, थोड़ा काम सीखोगे। फिर आप वापस लाल बहादुर शास्त्री जाओगे। ऐसे करके बैक एंड फोर्थ होता रहता है। तो आपको लोकल कल्चर जानना पड़ता है। तो वैसे ही ये सिस्टम उस समय से चला आ रहा है। ये सिस्टम यहाँ से शुरू है कि जो बंदे इंडिया में सर्विस करने आते थे एज सिविल सर्वेंट्स, उनको इंडियन कल्चर जानना समझना बहुत जरूरी था, ताकि वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। तो उसलिए उनकी ट्रेनिंग होती थी। वो ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम तैयार किया गया था, जहाँ पे यंग सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होगी इन इंडियन कल्चर। इनको उर्दू, संस्कृत, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस, यहाँ के रहन सहन, खान पान, सब कुछ के बारे में ट्रेन किया जाता था। यहाँ का धर्म, रिलीजियन, कल्चर, एवरीथिंग। बट अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं चला। कुछ सालों बाद फोर्ट विलियम को इस काम के लिए बंद कर दिया गया, और वापस इंग्लैंड में ही एक हेलीबरी कॉलेज था, हेलीबरी, ये ट्रेनिंग वहां पे शिफ्ट कर दी गई। इंडिया में वो ट्रेनिंग होनी बंद हो गई थी। बट एनीवेज, फोर्ट विलियम में ट्रेनिंग ऐसी होती थी जो 1833 चार्टर एक्ट के तहत थी। चार्टर एक्ट 1833 ऑल्सो क्रिएटेड द इंडियन लॉ कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ टीबी मकॉले, थॉमस बेबिंगटन मकॉले एज इट्स चेयरमैन। ठीक है। सो 1833 में एक लॉ कमीशन भी तैयार किया गया। सो अभी तक हम क्या जानते थे? अभी तक हम जानते थे कि कलकत्ता में जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल हो गए, फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए वो। और ये जो गवर्नर जनरल साहब थे, इनको 4 लोगों का एक काउंसिल दिया गया था पहले। ये 4 लोगों का काउंसिल और एक गवर्नर जनरल मिलकर सारे डिसीजन लेते थे। फिर ये देखा गया कि नहीं, जो लॉ बनाने का काम है, लेजिस्लेटिव काम, ये काम एक स्पेशल काम है। इसके लिए ये 5 बंदे ही मिलके सारा काम नहीं कर सकते। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, कि एग्जीक्यूटिव का काम देखेंगे, कि रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कि लड़ाई वड़ाई, ट्रीटी, पीस ट्रीटी के बारे में डिसाइड करेंगे, असला बारूद हथियार के बारे में डिसाइड करेंगे, या लॉ भी बनाएंगे। तो लॉ बनाने के लिए, लेजिस्लेशन के लिए एक डिफरेंट बॉडी की जरूरत है। तो एक लॉ कमीशन बनाया गया, और पहले लॉ कमीशन के मेंबर थे जो लॉ बनाने का काम करने के लिए स्पेशली नियुक्त किए गए थे, वो थे टी बी, थॉमस बेबिंगटन। अच्छा, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, थॉमस बेबिंगटन मकॉले, टीबी मकॉले। ये टीबी मकॉले वाज द इंडियन लॉ कमीशन वाज क्रिएटेड, एंड टीबी मकॉले, लॉर्ड टीबी मकॉले वाज इट्स चेयरमैन। लेकिन देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया, वो थोड़ा बता दूं। अभी आपने पढ़ा होगा कि कुछ नए विधेयक, नए बिल्स पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं। उसमें एक बिल है जिसका नाम है, मैं एक काम करता हूं यहीं पे लिखता हूँ, या एक बिल है जिसका नाम है अ, भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद है भारतीय नागरिक, अ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक है भारतीय साक्ष्य बिल। ये 3 बिल्स डिस्कस की जा रही हैं। ये आपने पढ़ा होगा, अगर करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, और ये तीनों क्या है। इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट लॉज है। एक है इंडियन पिनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक है इंडियन एविडेंस एक्ट। इन दोनों के बारे में बाद में जानेंगे, बट इंडियन पिनल कोड क्या है?
अब कोई जब मर्डर करता है, उसको जब सजा होती है, फांसी मान लीजिए हो रही है या उम्र कैद की सजा हो रही है, तो आपने सुना होगा फिल्म में बंदा बोलता है कि फलाना फलाना को ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, यू नो। सो दैट थिंग इज इंडियन पिनल कोड। उस बंदे को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 302 के तहत मौत की सजा। इंडियन पिनल कोड इज द लिस्ट ऑफ, ये एक लॉ है जहां पे लिखा हुआ है कि अच्छा आप चोरी करेंगे इसका पनिशमेंट ये है, आप मर्डर करेंगे इसका पनिशमेंट ये है, आप फ्रॉड करेंगे उसका पनिशमेंट ये है। अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन है सेक्शन नंबर 420। सेक्शन नंबर 420 में फ्रॉड के बारे में जो है उसका डिस्कस किया गया, फ्रॉड का पनिशमेंट दिया गया। उसीलिए यहीं से ये शब्द आया कि लोग किसी भी फ्रॉड बंदे को बोलते हैं अरे यार ये तो 420 है। वो 420 कहां से आया है? बिकॉज इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 420 डील्स विथ फ्रॉड। ठीक है। सो हर एक क्राइम के लिए क्या सजा होनी चाहिए इन इंडिया, वो इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है। ये इंडियन पिनल कोड को अब रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इंडियन पिनल कोड काफी पुराना हो चुका है, ब्रिटिश टाइम का है, इसमें काफी आउटडेटेड हो चुके हैं, इसको हटा के नया रिफ्रेश करने की जरूरत है। उसीलिए ये किया जा रहा है। वैसे ही सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी रिप्लेस किया जा रहा है विथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, ये दोनों है। ठीक है। सो ये इंडियन पिनल कोड मैं जो बोल रहा हूँ काफी पुराना हो चुका है। ये इंडियन पिनल कोड की शुरुआत यहीं पे है 1833। जस्ट इमेजिन कीजिए 1833, आज चल रहा है 2023, 1833 में इसकी शुरुआत है, तो इसको ऑब्वियसली रिप्लेस करने की जरूरत है। सो ये जो थॉमस बबिंगटन मकौले साहब थे, टीबी मकौले, इन्होंने ही इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। ही इज द वन जिन्होंने इंडियन पिनल कोड के ऊपर काम करना शुरू किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी साल काम करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट होते होते काफी लेट हो गया। 1860 के बाद 1862 में जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ। सो इंडियन पिनल कोड जो इम्प्लीमेंट हुआ 1862 में, उसके फादर टीबी मकौले थे। ठीक है। मैंने यहाँ पे रणबीर पिनल कोड क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये जो इंडियन पिनल कोड था ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370, उसमें अलाउ किया गया था कि इंडियन पिनल कोड जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर में उनका अपना खुद का पिनल कोड था, रणबीर पिनल कोड, जो डोगरा रूल के टाइम पे कोई रणबीर जी थे, सब रणबीर सिंह डोगरा, उन्होंने तैयार किया होगा रणबीर पिनल कोड, जब वो एक सेपरेट किंगडम हुआ करता था, डोगरा किंगडम। तो ये रणबीर पिनल कोड ही चलता था, उसके हिसाब से ही जम्मू कश्मीर में पनिशमेंट्स होती थी। सो ये रणबीर पिनल कोड जब आर्टिकल 370 नहीं रहा, तो ये रणबीर पिनल कोड फिर फिर जम्मू कश्मीर इज नॉट समथिंग स्पेशल। जम्मू कश्मीर इज गोइंग टू बी सेम एज एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसीलिए रणबीर पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया गया बाय इंडियन पिनल कोड इन 2019 फॉर जम्मू कश्मीर एज वेल। सो इंडियन पिनल कोड पूरे भारत के लिए चलता आ रहा है। इंडिपेंडेंस के पहले जितनी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जितनी ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज थी इंडिपेंडेंस के पहले, वहां पे इंडियन पिनल कोड था। इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन का हिस्सा हो गए, वहां भी इंडियन पिनल कोड लागू हो गया, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, बिकॉज वहां पे स्पेशल प्रोविजन था, इसके तहत वहां पे उनका खुद का पिनल कोड था, रणबीर पिनल कोड। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर बिकेम इक्वल टू एनी अदर स्टेट और यूटी, और उसलिए यहाँ भी इंडियन पिनल कोड इंप्लीमेंट हो गया रणबीर पिनल कोड को रिप्लेस करते हुए। ठीक है। सो ये हो गया। ये आपको लक्ष्मीकांत में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट सिंस ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसलिए मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया इसे। अच्छा, विद दिस एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विद दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट abolished slavery not only in India but also in all the territories under its control. So यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि 1813, 1813 के बारे में जब बता रहा था, तो मैं बोला 1813 के टाइम पे एक मूवमेंट चल रही थी इंग्लैंड में। एक मूवमेंट थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करो, बाकी ट्रेडर्स को अलाउ करो, और चर्च को अलाउ करो, मिशनरीज को अलाउ करो इंडिया में। इस मूवमेंट से, प्रेशर से इन्फ्लुएंस होकर पार्लियामेंट ने 1813 में ये दोनों कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की थी और मिशनरीज को अलाउ कर दिया था। सिमिलरली 20 साल बाद जब 1833 का चार्टर एक्ट बनने वाला था, तब पूरे वर्ल्ड में और थ्रू आउट द वर्ल्ड मूवमेंट चल रहा था स्लेवरी को एबॉलिश करने का। तो स्लेवरी को एबॉलिश करने का डिसीजन ब्रिटेन ने लिया।
ब्रिटेन ने बोला कि ब्रिटेन की जो भी कंट्रोल टेरिटरीज हैं, जो उनकी खुद की इंग्लैंड है एंड अदर कॉलोनीज जहां भी ब्रिटिश का साम्राज्य है, सब जगह पे उन लोगों ने स्लेवरी को कर दिया एबॉलिश। स्लेवरी यानी दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, ठीक है फाइन। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग असर दिखा। असर ये दिखा कि देखिए ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी फिजी में, वेस्ट इंडीज जो है मतलब कैरेबियन आइलैंड्स हैं, वहाँ पे साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में बहुत सारी जगहों पे ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, जहाँ पे वो लोग कॉटन या स्पेशली शुगर ग्रो करते थे। वहां से शुगर ग्रो करते थे। ये शुगर के प्लांटेशन में बहुत सारा लेबर का जरूरत पड़ता था। सो पहले ये सारे शुगर प्लांटेशन में लेबर हुआ करते थे स्लेव्स, मोस्टली फ्रॉम अफ्रीका। Slaves from Africa used to be part of this labor force in the sugar plantations of the British. लेकिन जब स्लेवरी को खत्म कर दिया गया, अब क्या किया जाए, कहां से आएगा लेबर? तो एक सिस्टम शुरू किया गया जिसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। इंडेंचर्ड लेबर, ये इंडेंचर्ड लेबर क्या था? स्लेवरी नहीं, बट स्लेवरी से थोड़ा बेटर, कि लेबरर्स जो जाना चाहते हैं काम करने कैरेबियन में, फिजी में, बरमुडा, वेरेवर, जहां जहां एंटीगुआ, बरबुडा, जहां जहां पे ब्रिटिश के ये वो थे कॉलोनीज थे, जहां भी वो शुगर प्लांटेशन थे, वहां पे जो लेबरर्स काम करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा, एक उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि फलाना मिस्टर एक्स वाई जेड काम करने जा रहे हैं, फिजी में जा रहे हैं या मॉरिशियस में या सेशलिस में काम करने जा रहे हैं, और इतने साल तक वहां पे काम करेंगे, इसके लिए इनको हर महीने इतनी तनख्वाह मिलेगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम के लिए, जिसको इंडेंचर्ड लेबर कहते थे, बहुत सारे इंडियन लेबरर्स ने साइन अप किया, मोस्टली फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे लोगों ने इसमें शामिल हुए, क्योंकि बहुत हालत खराब थी उस समय, यूपी बिहार में फेमाइन चल रहा था। फेमाइन के चलते भूखमरी थी, लोग मर रहे थे, कोई काम नहीं था, खाना नहीं था। सो बहुत सारे लोगों ने देखा कि ऐसे भी हमारे मदरलैंड में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो या हम दूर जाना बहुत अच्छा नहीं लगता लोगों को। उस समय समंदर लोग क्रॉस नहीं करना चाहते थे। समंदर क्रॉस करने का मतलब था आपका धर्म खत्म हो जाएगा। अगर आपने नमकीन पानी वाला समंदर क्रॉस कर लिया, मतलब आप हिंदू नहीं रहे, आपका धर्म चला जाएगा। सो ये बहुत बड़ा एक फैसला था जो कि बहुत सारे लोगों ने किया कि ठीक है, अब धर्म में रह के क्या करेंगे जब भूखे मर जाएं। तो चलो, धर्म तो जाएगा बट हम जाएंगे काम करेंगे। सो कुछ लोग अकेले चले गए, कुछ लोग अपनी फैमिली को लेके गए, और जो लोग फैमिली को लेके गए उसमें से काफी लोग वापस नहीं आए, और वो जहाँ गए थे वहीं सेटल हो गए, फिजी में, मॉरिशियस में, और दूसरे जगह पे सेटल हो गए, सीशल्स में। और यही लोग, ये जो प्रवासी है भारतीय जो चले गए वहां पे, भारतीय मूल के लोग, वो आज भी वहां की जनसंख्या का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। सो आपने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो वेस्ट इंडीज में कुछ प्लेयर्स, राम नरेश सरवन, शिव नारायण चंद्र पॉल, ठीक है, पहले एक हुआ करते थे, उनका नाम था एल्विन कालीचरण। उसके बाद और एक थे, उनका नाम था रोहन कन्हाई। अभी डैरेन गंगा, बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के वेस्ट इंडीज में प्लेयर्स हैं। उसके बाद आप देखोगे सेशलिस में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। मॉरिशियस एंड फिजी में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हैं, आप देखेंगे इंडियन जैसे नाम है उनके, राम गुलाम, राम किशुन, ऐसे नाम होते हैं उनके, क्योंकि वो यूपी बिहार के लोग हैं। सो ये सिस्टम शुरू हुआ जब स्लेवरी एबोलिश हो गई। तो स्लेवरी को रिप्लेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जाने लगे यूपी बिहार से। काफी डिफिकल्ट था उनके लाइफ, बट वो गए और वहीं के होके रह गए। और इसके चलते हमें जियो पॉलिटिक्स में इन कंट्रीज के साथ बहुत लेवरेज मिलता है। सेशल्स, मॉरिशियस, इन कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल रिलेशन में हमें सहायता मिलती है बिकॉज ऑफ इंडियन मूल के लोग जो वहाँ गए हैं। तो इनके लिए कुछ टर्म्स यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जहाजी, क्योंकि ये लोग जहाज, पानी के जहाज में बैठ के जाते थे। गिरमितिया, ये सब देखिए, एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता था, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अब सब लोग गवर्नमेंट शब्द बोल नहीं पाते थे, एवरीवन वाज नॉट एडुकेटेड इन इंग्लिश। तो गवर्नमेंट, 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 गरमत, गरमत, गिरमित, 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 गिरमितिया। गिरमितिया का मतलब था जिन लोगों के पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है काम करने के लिए। दिस गिरमित, गिरमित वर्ड कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट
गवर्नमेंट से गिरमित, गिरमित से गिरमितिया, गिरमितिया आर द पीपल जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करने गए थे, जहाजी भी कहते थे उनको। कहाँ गए थे? फिजी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी इंडियन मूल के बहुत लोग हैं। अभी अगर आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वहां पे केशव महाराज, केशव महाराज बोल के साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं। ईस्टर्न अफ्रीका, मॉरिशियस, सेशलिस, रियूनियन आइलैंड्स, तंजानिया, कीनिया, बहुत सारे इंडियन मूल के लोग हैं। युगांडा, मलेशिया, सिंगापुर, कैरिबियन, स्पेशली द कैरिबियन में, वेनी वेस्ट इंडीज में, त्रिनिदाद टोबैगो, गयाना एंड सूरीनाम, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। ये मैंने डिस्कस क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारे सिलेबस में जनरल स्टडीज में इंडियन डायस्पोरा, जनरल स्टडीज पेपर 1 में आई थिंक है, इंडियन डायस्पोरा भी एक टॉपिक है। इंडियन डायस्पोरा यानी इंडियन मूल के लोग जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उसका लिंक ये 1833 के चार्टर एक्ट से भी है, ये आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जब लिंक करके पढ़ोगे, तब प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी होगी, राइट? सो दैट वाज आवर 1833 चार्टर एक्ट। उसके ठीक 20 साल बाद, जैसा कि हो रहा है बार बार, 20-20 साल पे चार्टर रिन्यू हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑल्दो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड और नहीं करने दिया जा रहा है, इट्स नो मोर अ ट्रेडिंग कंपनी, इट इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी, बट एंड ऑफ द डे वो कंपनी ही है, एक प्राइवेट कंपनी है। अभी भी वो एक सरकारी बॉडी नहीं है, अभी भी वो पार्लियामेंट की कोई बॉडी नहीं है, एक कंपनी है जिसके साथ 20-20 साल पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है। तो अगला चार्टर एक्ट होगा 1853 का, जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। एंड प्लीज राइट नाउ लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिए। Thank you for watching, guys. My name is Chandrasekhar Chauhan. Bye bye.